हेलो व्यूअर्स, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया अपना रेजिग्नेशन, रिजाइन कर चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी में भी नहीं है। टेम्पररीली टिल मार्च वो पार्टी में है, क्योंकि इस टाइम तक उनकी पार्टी को एक लीडर ढूंढना है। इस कारण वो उतनी देर तक पार्टी को लीड करेंगे। लेकिन एक और चीज बता दूं, पार्लियामेंट डिसकंटिन्यू हो गई है कनाडा की टिल 24 मार्च 2025। तो उससे पहले पार्टी का जो मीटिंग्स होंगी तो वो डिसाइड करेंगे कौन लीडर होगा। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की जर्नी कैसी रही? जस्टिन ट्रूडो रिजाइन कर चुके हैं, उसका माइग्रेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और इलेक्शंस होंगे या नहीं, और इंडिया के साथ जो 1.5 साल से वीक रिलेशंस चल रहे हैं कनाडा के, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम में। अगर ये सारे सवाल आपके माइंड में आ रहे हैं तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं कोशिश करने जा रही हूँ कि आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर दूं। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो ज़रूर करना है। ऐसी अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। सो जस्टिन ट्रूडो ने जो रिजाइन किया उसके काफी कारण बताए जा रहे हैं एज पर मीडिया सोर्सेस। उसमें हो सकता है कि उनका जो अपनी ही पार्टीज के एमपीज हैं उनके खिलाफ रहे हैं, उनसे सेटिस्फाई नहीं हुए, उनके काम से सेटिस्फाई नहीं हो गए। इसी के साथ जो पब्लिक ओपिनियन हर कंट्री इलेक्शन से पहले करवाती है, तो उसमें भी कंजर्वेटिव स्टॉप कर गए, लिबरल्स नंबर 3 पे आ गए। इसी के साथ अगर ट्रम्प के साथ रिलेशन की बात करें तो ट्रम्प ने टैरिफ को बढ़ाने की बात की 25%। तो इंडिया से भी रिलेशन वीक रहा। तो काफ़ी कारण हैं जिसके कारण बाद में उन्होंने सोचा कि फाइनली रिजाइन कर दिया जाए। 6 जनवरी इन द मॉर्निंग टाइम, कनाडा के मॉर्निंग टाइम में उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी थी। तो सबसे पहले देखते हैं अपनी जो रेजिग्नेशन की अनाउंसमेंट करते समय जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा। I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the president of the Liberal Party to begin that process. नो डाउट जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे माइग्रेशन जो है बहुत ज़्यादा ऊपर गई, पीक लेवल पे गई। सो ऑब्वियसली 2013 से वो पार्टी में है, 2015 से वो पार में है, और उसके बाद जैसे कोविड के टाइम के बाद वो काफ़ी लीनियंट हो गए। उन्होंने सोचा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जितने मर्जी आ जाएं, और उसके बाद वर्कर्स को भी बढ़ बढ़ के बुलाया गया ताकि लेबर शॉर्टेज को, कमी को जो लेबर की है उसको पूरा किया जा सके। उसी के साथ पीआर का नंबर भी काफ़ी बढ़ाया गया। लेकिन इस सभी को डील देते देते इतनी डील दे दी गई कि कैनेडियंस खुद इस चीज़ से डिसअपॉइंट हो गए। उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया अलग अलग लोकेशंस के ऊपर। और कहीं ना कहीं जो हाउस क्राइसिस चल रहे हैं या इन्फ्लेशन कनाडा में चल रही है, लिविंग कॉस्ट बढ़ गई है इतनी ज़्यादा, उन सभी को लेके वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। तो ये सारा डिसअपॉइंटमेंट धीरे 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 बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले गया। लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर अपने आप को, अपने कार्यकाल को किस तरीके से व्यक्त करते हैं, उन्होंने क्या किया, तो कैनेडियन इकोनॉमी को लेके, मिडिल क्लास के लोगों के लिए काम करने को लेके, उसको ध्यान से सुनते हैं। Every morning I've woken up as Prime Minister. I've been inspired by the resilience, the generosity, and the determination of Canadians. It is the driving force of every single day I have the privilege of serving in this office. That is why, since 2015, I've fought for this country, for you, to strengthen and grow the middle class. Why we rallied to support each other through the pandemic, to advance reconciliation, to defend free trade on this continent, to stand strong with Ukraine and our democracy, and to fight climate change and get our economy ready for the future. We are at a critical moment in the world. अब रेजिग्नेशन देना हर लीडर के लिए इतना आसान नहीं होता, वो भी पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन इस रेजिग्नेशन को देते समय वो कनाडा के फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इसको भी सुनते हैं। My friends, as you all know, I'm a fighter. Every bone in my body has always told me to fight because I care deeply about Canadians, I care deeply about this country, and I will always be motivated by what is in the best interest of Canadians. And the fact is, despite best efforts to work through it, Parliament has been paralyzed for months
after what has been the longest session of a minority parliament in Canadian history. That's why this morning I advised the Governor-General that we need a new session of Parliament. She has granted this request, and the House will now be prorogued until March 24th. As you all know, I am a fighter, and I am not someone who backs away from a fight, particularly when a fight is as important as this one is. But I have always been driven by my love for Canada, by my desire to serve Canadians, and by what is in the best interest of Canadians. And Canadians deserve a real choice in the next election. And it has become obvious to me with the internal battles that I cannot be the one to carry the Liberal standard into the next election. ये तो सारी बातें कही जस्टिन ट्रूडो ने अपने रेजिग्नेशन के टाइम पे। अब डिस्कस करते हैं इलेक्शंस को लेके। क्या इलेक्शंस अभी होंगे कनाडा में? तो इसका 100% आंसर जो है वो नहीं है, लेकिन हो भी सकते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर पार्टी अपना लीडर ढूंढती है और काम दोबारा स्मूथली चलता है तो इलेक्शन होने के चांसेस नहीं है। एज प्रोजेक्टेड अक्टूबर 2025 को होंगे अंटिल पार्लियामेंट हैज नो कॉन्फिडेंस वोट। तो ये इलेक्शन की बात हुई। माइग्रेशन की बात करें तो जस्टिन ट्रूडो काफ़ी फ्रेंडली रहे हैं, लेकिन 2023 से काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जा चुके हैं। इवन जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा चुके हैं। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि कोई नया पार्टी लीडर आएगा या अगर कंजर्वेटिव्स आ जाते हैं तो ये मेजर्स जो हैं वो इसमें कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। अरे गाइस, वो तो हर साल अगर कनाडा की पॉलिसीज को देखें ना तो हर साल नवंबर में वो अपना इमिग्रेशन लेवल प्लान अनाउंस करते हैं। पीछे उन्होंने इसमें टेम्पररी रेजिडेंट्स को भी ऐड ऑन किया, जिसमें पहले सिर्फ पीआर रेजिडेंट्स मतलब जो परमानेंट रेजिडेंट्स होते थे वही होते थे, लेकिन अभी टीआर वालों को भी इन्होंने ऐड ऑन कर लिया। टारगेट्स हर साल डिसाइड होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जो डिसाइड होना है, जो प्रेजेंट कंडीशन है जिसमें कनाडा को वर्क करना है, जो लूप होल्स हैं सिस्टम में उसमें तो वर्क करना ही है। लेकिन चेंजेस क्या 2025 में हो रहे हैं, उसमें मैंने काफ़ी चेंजेस अपने वीडियो में बता दिए थे। जो मैं इस साल को पहले वीडियो जो बनाई उसमें मैंने कनाडा की ही बात की थी। एल्मिया को चाहे पॉइंट्स ना देने की बात हो, जो एक्सप्रेस एंट्री के लिए हैं वो ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस कर दिया। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो कैपिंग की बात है ना, 35% ऑलरेडी डिक्लाइन कर दिया, 10% और डिक्लाइन करने की बात हुई है इसमें साल 2025 में, तो वो तो ऑलरेडी चल रहा है। स्पाउस ओपन वर्क परमिट को लेके और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं। पीआर वालों का नंबर और कम करने की बात की है। लेबर शॉर्टेज को लेके ऑलरेडी उन्होंने स्टेप्स ले लिए हैं, चाहे वो एलएमआईए के फ्रॉड को कम करने की बात हो या जिनका सैलरी जो है कम है, लो स्किल्ड वर्कर्स हैं और लो वेजेस पे अर्न करते हैं, या जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, उसकी अनाउंसमेंट तो पहले ही ज़्यादा कर दी थी उन्होंने कि वहाँ पर एलएमआईए मिलेगा ही नहीं। तो ये काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हुई हैं, तो ये कुछ तो इम्प्लीमेंट हो गई हैं, कुछ इम्प्लीमेंट होनी है। तो गाइस, अगर माइग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो हर साल चेंजेस होते हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। अब पिछले साल भी चेंजेस जो थे वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और उससे पहले भी उन्होंने ये चीज़ शुरू कर दी थी जब हालात बिगड़ने शुरू हुए, हाउसिंग क्राइसिस हो गए, इन्फ्लेशन हो गई, कनाडा में लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये थोड़ा बहुत और भी स्ट्रिक्ट होता है तो आप लोगों को बस अपने प्रोफाइल पे वर्क करना है। अगर अप्लाई करने का प्लान है, अपने प्रोफाइल को मतलब ट्राई बेसिस पे मत प्रिपेयर कीजिए कि लगा के देख लेते हैं हो जाएगा या नहीं होएगा तो टाइम बताएगा, ऐसा कुछ मत कीजिए। आपको सीरियसली वर्क करना है, जो आपके वीक एरियाज हैं प्रोफाइल में उसके ऊपर वर्क कीजिए, रादर कि एक कैजुअल एटीट्यूड लेके चलें कि हो जाएगा। वो टाइम तब था जब कोविड जस्ट निकला था, उस टाइम पे लीनियंसी हर गवर्नमेंट दे रही थी, हर कंट्री दे रही थी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये वेरी करता है, ये डिपेंड करता है, लेकिन डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना। मैं ये नहीं कहती, अगर प्लान कर रहे हो, बस ये कह रही हूँ कि अगर आप सोच रहे हो ना कनाडा में अप्लाई करने का तो उस पर थोड़ा वर्क ज़्यादा करना पड़ना है। ये पहले जितना इतना ईजी नहीं है, लेकिन अगर हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को इमिग्रेशन के साथ जोड़े तो वो भी बात बिल्कुल 100% नहीं हो सकती, क्योंकि पॉलिसीज हर गवर्नमेंट की तरफ से, हर लीडर की तरफ से चेंज होती है। अब बात करते हैं इंडिया के रिलेशंस को लेके। इंडिया का कनाडा के साथ जो रिलेशन है ना, पिछले 1.5 साल ऑन एन एवरेज से काफ़ी वीक पॉइंट पे जा रहा है। तो अगर आने वाला लीडर इस चीज़ को कंटिन्यू करता है
और कुछ ऐसी बात करता है जो दोनों कंट्रीज के फेवर में नहीं है, तो ऑब्वियसली रिलेशंस वीक हो सकते हैं। लेकिन अगर उसको समझदारी से हैंडल किया जाता है तो आने वाले टाइम में रिलेशंस स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा नया लीडर कौन सा है, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या है, उसकी स्किल्स, उन सभी के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली हम उम्मीद करते हैं कि रिलेशंस दोनों के अच्छे रहें। सो गाइस, ये तो मैंने अपना व्यू दिया है। आप लोगों का व्यू क्या है? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना और ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऑन टाइम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मेरा अगला वीडियो किसी और इन्फॉर्मेशन पे होएगा, तब तक के लिए स्टे विजिलेंट एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।